बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज के इस सत्र में हम इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण से ही रिलेटेड एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़े आसान तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक आज इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और सबसे आसान तरीके से हम सीखेंगे कि हम कैसे निकाल पाएंगे फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई हम कैसे निकाल पाएंगे। साथ ही हम आज ये भी सीखने वाले हैं कि स्क्रीन जो है, पर्दा जो आप ले रहे हैं, उसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर आपको डार्क फ्रिंज मिलने वाली है और कितने डिस्टेंस पर ब्राइट फ्रिंज मिलने वाली है। तो आइए बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम बिना डिले किए आज के टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे होंगे और इससे पहले भी हमने आपके साथ काफी सारे जो इंटरफेरेंस से रिलेटेड टॉपिक हैं वो डिस्कस किए हैं। तो डायग्राम को देखते ही आप समझ रहे होंगे, कुछ जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने देखा, यानी यहाँ पे जो S1 और S2 सोर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन S1 और S2 सोर्स को देखने से ही आप समझ रहे हैं कि ये दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं। यानी ये जो S1 सोर्स आप ले रहे हैं और ये S2 सोर्स ले रहे हैं, ये कोहेरेंट सोर्स हैं, कला संबद्ध स्रोत हैं। और इसी वजह से इस वाले एरिया में, इस वाले जोन में दोनों वेव्स इंटरफेयर करेंगी, सुपरपोज होती हैं, अध्यारोपित होंगी एक दूसरे पर, जिसकी वजह से स्क्रीन पर कहीं पर डार्क फ्रिंज और कहीं पर ब्राइट फ्रिंज मिलती है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम इंटरफेरेंस कहते हैं, जो डार्क या ब्राइट फ्रिंज मिलती है। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने आपने डिस्कस किया है कि डार्क फ्रिंज मिलने की क्या कंडीशन है ना, पाथ डिफरेंस यानी पथांतर के टर्म्स में भी और फेज डिफरेंस यानी कलांतर के रूप में भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो जब हम ये जान चुके हैं पिछले वीडियो में, अगर कोई भी डाउट है तो मैं नीचे यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगी, आप उस लिंक पर जा करके जल्दी से पहले ये रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आज का वीडियो समझने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आपका ये टॉपिक सबसे आसानी से तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी हम ये मानकर चलते हैं कि आपको पता है कि किस पाथ डिफरेंस पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, दीप्त फ्रिंज मिलती है, और किस पाथ डिफरेंस पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि अदीप्त फ्रिंज मिलती है। जी हाँ, आप वीडियो पे देख चुके होंगे या आपको डाउट है तो अभी आप देख लीजिएगा। आपको याद होगा कि पाथ डिफरेंस अगर हम n लैम्डा लेते थे तो वो हमें ब्राइट फ्रिंज देता था, और अगर पाथ डिफरेंस 2n+1 λ/2 आपने लिया तो वो आपको क्या देता था, वो आपको डार्क फ्रिंज देता था, ठीक है। और पाथ डिफरेंस हम इसे किस चीज को हम पाथ डिफरेंस कह रहे हैं वो भी आप डायग्राम देखते ही समझ गए होंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस में भी हम कुछ इसी टाइप के डायग्राम की बात कर चुके हैं। यानी S1 से जो लाइट चली, S1 से चल करके यहाँ तक गई, और S2 से जो लाइट चलती है वो S2 से चल करके यहाँ तक गई, है ना। तो ये वाला हो गया आपका S2P, ये वाला है S1P। अब अगर हम S2P माइनस S1P इन दोनों पाथ का डिफरेंस लें तो इसी को हम इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कहेंगे, और इसी पाथ डिफरेंस को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, ये आपका स्क्रीन दिया हुआ है, ये आपका स्क्रीन है, ये स्क्रीन का सेंटर है, ठीक है। सेंटर से आप ऊपर जाते हैं, देखिए सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज मिलती है, ये पिछले वीडियो में भी पढ़ा, फिर से याद कर लीजिए कि स्क्रीन के सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। सेंटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर डार्क ब्राइट ऐसे ऊपर की तरफ जाने पे एक एक करके एक के बाद एक फ्रिंज मिलती है। सेंटर से नीचे की तरफ भी आप जाएंगे तो सेंटर पर ब्राइट है, और उसके ब्राइट के बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसी फ्रिंजेस आपको लगातार मिलती जाती हैं। यानी सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज और सेंटर से ऊपर जाने पर डार्क ब्राइट, एक डार्क के बाद एक ब्राइट लगातार मिलेगी। इसी तरह सेंटर से नीचे जाने पर भी। यहाँ फिर से मैं कैमरे पर आकर एक बात आपसे जरूर कह देना चाहती हूँ, जिससे जो मैं सेंटर वर्ड यहाँ पे यूज कर रही हूँ उसमें आपको कंफ्यूजन आ रहा है कि सेंटर से ऊपर जाना क्या है और सेंटर से नीचे जाना
क्या है। थोड़ी देर के लिए हम कैमरे को यूज करते हैं और आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, मान लीजिए ये आपका स्क्रीन है ना। इस स्क्रीन की हम बात करें तो अभी हमने कैसे रखा, स्क्रीन को हम ऐसे, ठीक है, घुमा के देखिए, ये आपका पेज को हमने स्क्रीन माना, इसको हम ऐसे रखें, है ना, तो आप समझ गए ऐसे रखना है। अब इस स्क्रीन पर यहां पर हमें फ्रिंजेस मिलेंगी। ओके, यहां पर आपको स्क्रीन पर फ्रिंज मिलेगी, यानी इस सामने से देखेंगे तब आपको वो फ्रिंज दिखाई पड़ेंगी। और वो फ्रिंजेस आपको कैसी दिखाई पड़ेंगी फ्रेंड, ये वाली देखिए, ये फ्रिंजेस आपको दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर ये जो ब्राइट, ये वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा है, डार्क एंड ब्राइट करके जो आपको दिख रहा है, यानी ये ऐसी फ्रिंजेस आपको मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं वो आपने देखा कि ये स्क्रीन ये ऐसे रखा है ना, ये पेपर ऐसा होता है, ये पेपर है आपका, इसको इधर से घुमाया, ये स्क्रीन हो गई, यहां पर फ्रिंजेस मिलेंगी। इसके सामने यहां 2 स्लिट कट करके हमने कोहेरेंट सोर्स बनाया। अब जब हम स्क्रीन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये वाला जो डायग्राम जब हम यूज कर रहे हैं, स्क्रीन से ऊपर जाने नीचे जाने की बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए ये स्क्रीन है, इसके सामने यहाँ पे 2 लाइट सोर्स S1 और S2 हैं। उसे एक्चुअली आप यहां से इमेज ले रहे हैं, फोटो ऊपर से आपने लिया। जब आप इस जगह से इमेज लेते हैं फ्रेंड्स, तो एक लाइट यहाँ पर सोर्स, एक यहाँ पर सोर्स, और ये स्क्रीन, और उस पे यहाँ पे सेंटर दिखेगा, और सेंटर से ऊपर जाना, नहीं इधर चले आप, है ना, तो वो सेंटर से ऊपर जाना आपको कहा जा रहा है, और इस साइड चले आप तो वो सेंटर से नीचे जाना कहा जा रहा है। यानी जो इमेज हमने, जो डायग्राम बनाया है हम लोगों ने, वो एक्चुअली यहां से फोटो लिया जाएगा। तो इधर चले तो सेंटर से ऊपर जाना, और इधर चले तो सेंटर से नीचे जाने की हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पर कि सेंटर से ऊपर जाना क्या कहा जा रहा है, और सेंटर से नीचे जाना हम किसे कह रहे हैं, ठीक है। और पाथ डिफरेंस अब शॉर्ट में पहले हम देख लेते हैं कि हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है हमें, जिससे उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करते चले जाएं और लास्ट रिजल्ट तक हम पहुंच जाएं। तो यहाँ हम लोगों ने बात की कि पाथ डिफरेंस क्या है, यानी S2P माइनस S1P हम सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। उसको निकालने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ आपको राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, समकोण त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके उससे हम निकालेंगे S1P की यहाँ से वैल्यू और S2P की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस लेकर के S2P माइनस S1P हम निकाल लेंगे, जिसे हम X से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये पाथ डिफरेंस किस पॉइंट पर, जब P पॉइंट पर दोनों रेस पहुंच रही है उस समय मिला। अगर ये जो हमने X इज इक्वल टू S2P माइनस S1P जो हमने निकाला, अगर ये वैल्यू हम n लैम्डा के बराबर रख देते हैं, तो इसका मतलब है P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। और अगर इसी को हम 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर रखेंगे, तो इसका मतलब है कि P पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये पाथ, ये कहां से हमने लिया है, लैम्डा 2n+1 लैम्डा बाई 2, ये पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, ठीक। अब चूंकि एम है हमारा, क्या चीज हम निकालना चाह रहे हैं, एम है हमारा कि हम जान सके कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी और सेंटर से कितने डिस्टेंस पर हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। यानी अगर P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब O से P की डिस्टेंस ये Y हम निकालना चाह रहे हैं, ओके। अगर ये कंडीशन हम लगा रहे हैं पाथ डिफरेंस की, इसका मतलब हम P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज कह रहे हैं, और उस केस में हम निकालेंगे क्या, इस O सेंटर से P की डिस्टेंस, यानी Y की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम से हम x निकालेंगे यहाँ पे पाथ डिफरेंस, ये x ही फ्रेंड्स y के टर्म्स में कैलकुलेट होकर निकलेगा, यानी y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ठीक है, जिसमें y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ये आपका S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d, ठीक है। दोनों सोर्सेज जो हैं, स्लिट सोर्सेज जो हैं S1 और S2, उनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d, ठीक है। और ये जो प्लेन ऑफ द लाइट सोर्स, यानी S1 और S2 का जो प्लेन है, उससे स्क्रीन की डिस्टेंस है कैपिटल D। इसके टर्म्स में आपको कैलकुलेट होकर के पाइथागोरस थ्योरम लगा के जब हम निकालेंगे, तो x की वैल्यू ये आएगी y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ठीक है।
और अगर P पे हम ब्राइट फ्रिंज कहेंगे तो ये पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। बस इसको सॉल्व करेंगे और P पर ब्राइट फ्रिंज होने के लिए डिस्टेंस y निकल जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस उसकी y, हम इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि P पॉइंट इज अ डार्क पॉइंट, है ना, अगर P पॉइंट आपका डार्क पॉइंट है, उस केस में यही पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आप रखेंगे, इसी पाथ डिफरेंस को आप रखेंगे 2n+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। और इसको सॉल्व करके आप y निकालेंगे तो वो y P पॉइंट पर किसकी पोजीशन देगा, वो बताएगा कि सेंटर से इस y डिस्टेंस पर डार्क फ्रिंज बनेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम n लैम्डा रख करके निकाल लेंगे कि किस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और ये वैल्यू रख करके हम y जो निकालेंगे वो आपको बता देगा कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। बस इतना ये कैलकुलेशन है। और एक बार डार्क फ्रिंज की सेंटर से डिस्टेंस और ब्राइट फ्रिंज की सेंटर से डिस्टेंस हम निकाल लेंगे अगर, और वो भी एक नहीं होगी, यहाँ n के टर्म्स में निकलने वाला है रिजल्ट, और n की वैल्यू हम रखते जाएंगे 0 1 2 3 4। उसके साथ ही हमें फर्स्ट ब्राइट सेकेंड ब्राइट, है ना, या फर्स्ट डार्क सेकेंड डार्क, सारी फ्रिंजेस की सेंटर से डिस्टेंस मिल जानी है। जो फॉर्मूला हम यहां से निकालेंगे उसमें n की वैल्यू रखते जाएंगे, तो हमें पहली दूसरी तीसरी सारी ब्राइट फ्रिंज या पहली दूसरी तीसरी सारी डार्क फ्रिंज की सेंटर से डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमें कैलकुलेशन करना है। और जैसे ही हम डार्क और ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला जब हम निकाल पाएंगे, है ना, यानी हमें y की वैल्यू जो मिल जाएगी, देखिए उसे भी हम यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। कि जो y की वैल्यू अगर हम कहते हैं कि P पॉइंट ब्राइट फ्रिंज है, उस केस में जो y हमें मिलेगा सॉल्व करने पर, जो प्रोसीजर अभी हमने बताया उसको सॉल्व करने पर y आएगा n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक है। और अगर हम कहते हैं P पॉइंट पर डार्क फ्रिंज है तो ये y हमें क्या देता है, y इज इक्वल टू हमें मिलेगा उस केस में 2n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d जी आएगा। और आगे के केसेस में आप देखेंगे इस वाले को हम y ही रहने दें, और डार्क फ्रिंज की सेंटर से डिस्टेंस को हम y डैश कह के रिप्रेजेंट कर लेंगे। कब, देखिए इस केस को पहले देखिए, यानी ब्राइट फ्रिंज के लिए जब n को हम 0 रखेंगे तो ये सेंट्रल ब्राइट बताएगा, और चूंकि वो सेंटर पे ही है तो सेंटर की सेंटर से डिस्टेंस आ जाएगी 0। इसी तरह n को 1 रखेंगे तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज सेंटर से कितनी दूरी पर बनेगी। अब देखिए जब फ्रिंज की बात करेंगे तो सेंटर से उसकी दूरी हम निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखिए n को 1 रखा तो ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की सेंटर से डिस्टेंस लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, n को इस फॉर्मूले में n को 1 कर दिया। इसी फॉर्मूले में n को 2 कर दे तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की सेंटर से डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी आएगी, 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक। इसी तरीके से फर्स्ट डार्क फ्रिंज की जब सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है, देखिए सेंटर पर मैक्सिमा था, मतलब अधिकतम वहां पे ब्राइटनेस थी, तो n इज इक्वल टू 0 जब इस फॉर्मूले पे रखा तो सेंटर वाली ब्राइट फ्रिंज दिया। अब यहां देखिए जब इस फॉर्मूले में हम n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पहली डार्क फ्रिंज देगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटर वाली मैक्सिमम थी और n1 रखने पर फर्स्ट ब्राइट थी, ठीक है, फर्स्ट दीप्त फ्रिंज मिली थी। लेकिन यहाँ पे जब हम n0 रखेंगे तो पहली वाली डार्क, सेंटर के बाद तुरंत बाद पहली वाली जो डार्क फ्रिंज आएगी, मान लीजिए ये सेंटर की ब्राइट है, इसके बाद अगली ब्राइट आती है ये, तो यहाँ पे जो डार्क आई है यानी सेंटर के तुरंत बाद जो डार्क मिल रही है वो n0 रखने से आपको मिलेगी, ठीक है। तो जैसे इस फॉर्मूले में आप n0 रखेंगे तो वो आपको जो y की वैल्यू देगा, इसे हम फर्स्ट डार्क कह रहे हैं तो आप इसे y1 डैश नाम दे सकते हैं y को, और n को आप यहाँ 0 रखिए फॉर्मूले पे तो ये क्या दे देगा, लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d। इसी तरीके से n1 रखेंगे तो अब ये सेकेंड सेंटर से सेकेंड डार्क फ्रिंज आपको दे रहा है, ठीक है। तो n2 रख लीजिए, n को 1 रख लीजिए, n को 1 जैसे ही आप रखेंगे तो ये क्या दे देगा, 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d।
इसी तरीके से आप सारी डार्क फ्रिंज की सेंटर से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब हम इन फ्रिंजेस की सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी इस ही फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे, जो साथ के साथ आप पढ़ते जाएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हमने स्टेप्स आपको बता दिए, अब हम मेन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, डिटेल में डिस्कस कर लें और रिटन मटेरियल भी आपको साथ के साथ जिससे मिल जाए, है ना। जहां कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी हम आपको बीच में लेकर के कैलकुलेशन भी एक्सप्लेन कर देंगे। अभी मैंने क्या किया, आपको स्टेप्स बता दिए और स्टेप्स में हमने क्या देखा कि हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, यानी दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की पर्दे के केंद्र से हमें दूरी निकालनी है, जिससे अभी डायग्राम में आपने देखा, जिसे आपने कॉपी पे बना भी लिया होगा कि S2P माइनस S1P, ठीक है, और उसे अभी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकालने वाले हैं। सो वी हैव अ सोर्स ऑफ, डायग्राम के बारे में हम बात कर लें, वी हैव अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट S एंड 2 स्लिट्स S1 एंड S2 इल्यूमिनेटेड बाय S, ठीक है। एक S सोर्स से 2 स्लिट्स को हमने इल्यूमिनेट किया, उस पर लाइट डाली, इसका मतलब क्या हुआ, S1 और S2 मोनोक्रोमेटिक होने के साथ साथ कोहेरेंट सोर्स भी बन गए, ठीक है। These two sources are D apart, S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल d, and the screen is placed at a distance capital D from the plane of the two sources, ठीक है। स्क्रीन जो है दो सोर्सेस से, S1 और S2 से, स्क्रीन कितनी दूरी पर लिया था हमने, कैपिटल D, ठीक। ये डायग्राम देख लीजिए, ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं। ये देखिए, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं S1 और S2 से स्क्रीन आपकी कैपिटल D डिस्टेंस पर है और दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d, ठीक है। नाउ P is the point on this screen at a distance y, P पॉइंट अभी स्क्रीन पर आपने देखा था कि y डिस्टेंस पर है, कहां से, सेंटर O से, ठीक। एंड x is the path difference between the light waves रीचिंग द पॉइंट P, जो लाइट वेव S1 और S2 से P पॉइंट पर पहुंच रही हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस है x, ठीक है। इसका मतलब x पाथ डिफरेंस कौन सा वाला है, S2P माइनस S1P, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस पाथ डिफरेंस वी कंसीडर 2 राइट एंगल ट्राइंगल, वन इज डेल्टा एस, जो ट्राइंगल है पहला वाला क्या है, ट्राइंगल S2BP और दूसरा है S1AP। तो S2BP देखिए डायग्राम में ही आपने वैसे बना लिया होगा, आपके पास बना हुआ होगा, ये S2 सोर्स है आपका, यानी S2BP, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा S1AP, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इन पे हमें लगाना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। सोचिए अगर इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। तो पहले आप इसी पे लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, फिर इस पे लगाएंगे तो क्या आएगा, S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1A स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, ठीक है। इसको लगा करके हम सॉल्व करेंगे और पाथ डिफरेंस निकालेंगे। अब इसी बात को हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इस मैटर से स्टार्ट करेंगे। ऐसे एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जिससे स्लिट S1 और S2 प्रकाशित हैं। यह स्रोत एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर है और दोनों स्रोत S1 और S2 के तल से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा रखा गया है। पर्दे के केंद्र से y दूरी पर पर्दे पर एक बिंदु P है और x क्या है, दो प्रकाश स्रोतों S1 और S2 से क्रमशः चलकर बिंदु P पर पहुंचने वाली प्रकाश तरंगों का पथांतर है, ठीक है। इस x को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे x होना चाहिए जो छूट गया है, x इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। अब इस पथांतर को ज्ञात करने के लिए हम ये दो समकोण त्रिभुज लेंगे और इन पे हम पाइथागोरस का सिद्धांत लगाएंगे, जिससे हमें इस पथांतर S2P माइनस S1P निकल करके आ जाएगा। कैसे निकालना है,
इस ट्राइंगल पे जब हमने लगाया, अभी मैंने आपको दिखाया था, ये फॉर्मूला आना था। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखनी है, तो S2P² इज इक्वल टू क्या आएगा, S2B। इसकी जगह क्या वैल्यू आनी है, तो ये डायग्राम देखिए, S2B कितना है आपका, यहां पर देखिए S2B। इसको थोड़ा सा क्लीन कर दे जिससे आपको क्लियरली डायग्राम दिखना लग जाए, या आपने अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लिया है अगर, तो आप उस पे देख सकते हैं। यहां से देखिए, अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं S2BP, है ना, इस ट्राइंगल को लिया तो S2P² इज इक्वल टू S2B²। पहले तो लिया गया, S2B कितना है, कैपिटल D, तो S2B की जगह हम कैपिटल D लिखेंगे, और PB की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, है ना, PB कितना आएगा आपका, तो PB में देखिए P से O तक तो आपको Y मिल रहा है, फिर Y में इतना जोड़ेंगे तब तो PB बनेगा, है ना। अब OB की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से हम देखें, ये पूरा है D, जिसमें इतना है D/2 और इतना है D/2, है ना, ये सेंटर वाली लाइन है, ऊपर D/2 नीचे D/2, तो ये D/2 है, इसका मतलब ये OB भी कितना होगा, D/2। तो PB निकालने के लिए हमें क्या करना है, Y में OB यानी D/2 ऐड करना है, दैट मीन्स PB इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, PB इज इक्वल टू बनेगा आपका Y प्लस D/2। ये PB की जगह लिखेंगे और S2B की जगह लिखेंगे कैपिटल D। ठीक है, जैसे ही इतना आप लिखेंगे, आप देखिए ये टर्म आपका बन के आ जाएगा जो आपने यहां पे देखा था, S2P इज इक्वल टू D² प्लस Y प्लस स्मॉल D/2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरह आप दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल जब आप लेंगे तो S1P² इज इक्वल टू ये टर्म आना है। अब यहां देखिए S1A ये कैपिटल D के बराबर ही है इस डायग्राम में। ठीक है, इस डायग्राम को देखिए, तो इसमें फिर से क्लीन कर दें जिससे दूसरे ट्राइंगल के लिए भी आप यही चीज आसानी से कैलकुलेट कर पाएं। ठीक है, तो अब आप S1 सोर्स के लिए देख रहे हैं, जो S1 से लाइट चली है उसके लिए हम देखने जा रहे हैं। फिर देखिए क्या किया हमने, ये S1A ये भी कितना है, कैपिटल D, S1A की जगह कैपिटल D लिखेंगे, और फिर PA लेना है, तो PA का मतलब Y में से ये माइनस कर दे तो PA बनेगा, और ये OA कितना है, अभी दिखाया था आपको, ये D/2 था, यानी PA की वैल्यू कितनी आएगी, PA आएगा Y माइनस स्मॉल D/2। ठीक है, ये हम PA की जगह रख देंगे। तो जैसे ये दो वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैसे ही आप यहां पर S1P² आप निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 बन गई और इक्वेशन 2 बन गई। यहां पे लेफ्ट साइड में ये स्क्वायर में वैल्यू है, ये भी स्क्वायर में वैल्यू है। हमें चाहिए एक्चुअली S2P माइनस S1P, लेकिन अभी हमारे पास वो निकालने का कोई तरीका नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को ही एक दूसरे से माइनस करेंगे, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट से और राइट साइड राइट से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट से माइनस हुआ, S2P² माइनस S1P², और राइट साइड में क्या आएगा, इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस हो गई। ठीक, देखिए वही सीधे सीधे हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इससे आगे का सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, आप दोनों में से जो तरीका चाहें यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला बेस्ड होगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला बेस पे आप जानते हैं A² माइनस B² इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B, ये होता है। ठीक है, यानी इसको हमने A² माइनस A की जगह S2P और B की जगह S1P रखा। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखिए, जैसे ही ओपन करेंगे ये टर्म आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड तो हमने इस फॉर्मूले से कन्वर्ट किया, राइट साइड में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस D² से ये D² कैंसिल हो जाएगा माइनस का करके, यहां बचेगा Y प्लस D/2 होल स्क्वायर, और ये माइनस इसको माइनस कर देगा, यानी माइनस Y माइनस D होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा।
ठीक है। अब हमें इससे आगे के टर्म को सॉल्व करना है। इससे आगे के टर्म को सॉल्व करने के लिए हमने पाथ डिफरेंस को शुरू से क्या बोला था, S2P माइनस S1P। ये पाथ डिफरेंस है जिसको हम लोगों ने x माना था, इसको x ले लिया, ठीक है। तो इस लेफ्ट साइड को हम ऐसा लिख सकते हैं S2P प्लस S1P इंटू एक्स, ठीक है। और राइट साइड को हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के फ्रेंड्स दो तरीके। एक तो तरीका ये कि हम क्या करें, इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, है ना। कैसे ओपन करें, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको ओपन करें और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा करके दूसरे वाले को ओपन करें, ठीक है, और सॉल्व कर दें। चलिए ये हम सॉल्व करके आपको इस तरीके से दिखा दें। जब इसको आप सॉल्व करेंगे इस प्रोसीजर से, तो ये कंप्लीट सॉल्व करते ही आपको क्या रिजल्ट देगा फ्रेंड्स, वो हमें रिजल्ट देगा 2y स्मॉल d, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, रिजल्ट आएगा 2y स्मॉल d। आइए सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख लीजिए इसे। तो हमारे पास क्या था राइट साइड में, y प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर, ओके। इसको ओपन करना है किस फॉर्मूले से, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a की जगह y है तो y स्क्वायर प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 2y डी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेकेंड वाले टर्म को भी हम सॉल्व करें। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला हम लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का। सेकेंड वाला टर्म क्या है, y माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाइए जरा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर, ओके, माइनस 2y डी बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें राइट साइड में एक्चुअली सॉल्व क्या करना है, y प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस y माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर, ये हमें सॉल्व करना है। यानी इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देना है, ठीक। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट से माइनस होगा, y प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस y माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड में आया। राइट साइड में देखिए जैसे माइनस करेंगे तो माइनस लिखने पर ही यहाँ साइन बदलेगा माइनस, इसका साइन बदलेगा माइनस और इसका साइन बदलेगा तो प्लस। यही तो होता है माइनस करने से। देखिए यहाँ माइनस लगाया तो इसमें से ये माइनस हो गया, यहाँ y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ साइन बदलते ही प्लस हो गया ना, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, yd प्लस yd, यानी बच जाएगा 2yd, ओके। यही हमें लाना था। थोड़ा सही से लिख लेते हैं, 2yd, और यही हमें लाना था। ये तो एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। आप इस तरीके से इसको सॉल्व करिए। दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का, और वो फ्रेंड्स दूसरा तरीका क्या है, चलिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं जिससे हमें दिक्कत ना हो फिर से इसे सॉल्व करने में। तो y प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस y माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, फॉर्मूला अभी हम लोगों ने यूज भी किया था। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बिल्कुल यही फॉर्मूला लगा दें, इसको a की जगह रख दें और इसको b की जगह रख दें, ठीक है। जैसे ही इसको हम रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इसके इक्वल, है ना। फॉर्मूला लगाइए, y
प्लस डी बाई टू, ये तो है ए, प्लस बी की जगह क्या आएगा y माइनस डी बाई टू, एक ब्रैकेट में ये, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी यानी y प्लस डी बाई टू माइनस y, और माइनस होने की वजह से ये वाला बदल जाएगा प्लस, है ना, d बाई टू। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है। ओके, a माइनस बी की जगह रखा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2y, है ना, और इसमें देखें तो इसमें इससे ये कैंसिल हो जाएगा, d बाई टू प्लस डी बाई टू यानी बचेगा d, तो 2y d। दोनों केस में सेम रिजल्ट आया और यही हम लोगों ने देखिए यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे जैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा s2p प्लस s1p इंटू x यानी पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2y_d। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम पे चलें जरा सा, और ये डायग्राम हमें जो दिखा रहा है, ठीक है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है फ्रेंड्स, उसमें सेंटर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक की फ्रिंजेस हमें दिखाई नहीं पड़ती, यानी सेंटर के आसपास कुछ दूरी तक ही हमें फ्रिंजेस दिखाई पड़ती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल बहुत छोटा होगा, और इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो इस ट्राइंगल में ये एंगल बहुत छोटा होगा, है ना। तो पहले हम फर्स्ट ट्राइंगल की इसकी बात कर लें। अगर इस ट्राइंगल को कह रहे हैं ये एंगल बहुत छोटा है, दैट मीन्स ये S1P और S1A अप्रोक्सीमेट इक्वल है, लगभग बराबर होते हैं, यानी S1P को लगभग हम किसके बराबर कह सकते हैं, S1A, और S1A क्या है, जो लाइट सोर्स है उसकी स्क्रीन से डिस्टेंस है और उसकी वैल्यू है D। ठीक है, यही चीज अगर हम दूसरे वाले ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं, यानी S2BP पर अप्लाई करते हैं और ये एंगल छोटा होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो डायगोनल है वो इस बेस के लगभग बराबर आएगा, यानी हम S2P को भी लगभग कैपिटल D के बराबर ही लिखेंगे। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर उठता है कि जब हम यहां पर ले रहे हैं S2P को भी कैपिटल D के बराबर हम लिख रहे हैं और S1P को भी हम कैपिटल D के बराबर लिख रहे हैं, तो हम यहां पर क्यों नहीं लिखते। तो फ्रेंड्स देखिए, अप्रोक्सीमेशन हम सिर्फ वहां लगाते हैं जहां पर उस अप्रोक्सीमेशन से बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, है ना। और यहां पर अभी हमने क्या देखा कि अप्रोक्सीमेशन लगाने से कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही अप्रोक्सीमेशन हम यहां लगा देंगे तो S2P को अगर D लिखे और S1P को D लिखे तो D माइनस D जीरो हो जाएगा और हमें कहना पड़ेगा पाथ डिफरेंस जीरो, जिससे पूरा रिजल्ट ही अफेक्टेड होगा। इस वजह से यहां अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे, अप्रोक्सीमेशन सिर्फ वहां लगाएंगे जहां पे उसको यूज करने से रिजल्ट पे बहुत इफेक्ट ना आए, यानी सिर्फ यहां लगाएंगे। तो S2P को भी कैपिटल D लिखेंगे और S1P को भी कैपिटल D लिखेंगे, जिससे D प्लस D 2 कैपिटल D बन जाएगा। और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2y स्मॉल d अपॉन 2 कैपिटल D, और 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो बन जाता है y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो ये तो आपको मिल गया कि कितना पाथ डिफरेंस होगा S2P और S1P के बीच में। अब जैसा कि स्टार्टिंग में हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे कि अगर ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है, इसका मतलब P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज है ना। और जब इसको हम n लैम्डा के बराबर रख के जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उससे जो हमें y की वैल्यू मिलेगी वो हमें सेंटर से एक nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस बता देगी, n नंबर की ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस बता देगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पोजीशन अगर हमें निकालनी है मैक्सिमा की अगर हम पहले निकालें तो मैक्सिमा की निकालने के लिए हमें पाथ डिफरेंस कितना रखना है, n लैम्डा। और जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला x इज इक्वल टू y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, उस पाथ डिफरेंस को हम n लैम्डा के बराबर रख देंगे तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें y निकल के आ जाएगा, और n की वैल्यू यहाँ क्या 0 1 2 3 4 कुछ भी होंगी। ठीक है, अब जैसे जैसे हम वैल्यू रखेंगे n को, जब हम 0 रखेंगे तो ये हमें सेंट्रल मैक्सिमा देगा, जब n को हम 1 रखेंगे
तो सेंटर से आगे चलने पर फर्स्ट हमें ये ब्राइट फ्रिंज देगी, N2 रखेंगे तो हमें सेकेंड ब्राइट फ्रिंज देगी, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। और अगर हमें डार्क फ्रिंज की सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है तो ये पाथ डिफरेंस हमें डार्क फ्रिंज वाली कंडीशन का लेना पड़ेगा, है ना। तो डार्क फ्रिंज के लिए अभी हम आगे चलेंगे, पहले हम यहाँ देख लेते हैं जो भी मैंने आपको डिस्कस किया कि n की वैल्यू 0 1 2 3 हम ऐसे लेंगे, तो y हमें जैसे जैसे ये n की वैल्यूज हम रखते जाएंगे, n0 रखा तो y0, n1 रखा तो y1, n2 रखा तो y2 एंड सो ऑन, है ना। ये हमें वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। और ये y की जो वैल्यूज है वो हमें क्या दे रही है, दीज वैल्यूज गिव्स द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। y0 क्या है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से डिस्टेंस, है ना। और y1 क्या है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से डिस्टेंस, y2 क्या है, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से डिस्टेंस एंड सो ऑन, ठीक है। इसी को हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कि यहाँ n क्या है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, और y की जो क्रमशः वैल्यूज n की ये वैल्यू रखते जाएं तो y क्या मिलता जाता है, y0 y1 y2, है ना। जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाला y इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, सेंटर से डिस्टेंस, है ना। तो अगर इसमें n 0 रख देंगे तो ये y 0 मिलेगा, वो क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज देगा। अगर इसी में n 1 रख देंगे तो y हमें क्या देगा, y1, y क्या बन जाएगा, y1, है ना। और वो जो y1 यहां से कैलकुलेटेड आएगा, यानी y1 इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, है ना। तो वो हमें क्या, इस फॉर्मूले में n को 1 रखिए, इस फॉर्मूले में n को 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू y1 हो जाएगा, और डिस्टेंस आ जाएगी लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, वो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से डिस्टेंस होगी। इसी तरह n को 2 रख दीजिए तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, अगर हमें डार्क फ्रिंज की सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है तो वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने निकाला था, कौन सा, x इज इक्वल टू वाई स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। इसमें पाथ डिफरेंस x को हमें क्या रखना है, ये वैल्यू रखनी है। इसमें भी n क्या है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। और इसको जब सॉल्व कर देंगे तो यहां से जो y निकला, इसने हमें बता दिया कि सेंटर से डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस क्या आएगी। अब यहां भी देखिए, अगर इसमें भी हम n को 1 रखेंगे तो y हम ले लेते हैं, y इज इक्वल टू, उस केस में लिखते हैं y1 डैश, है ना। उसका कैलकुलेशन क्या आएगा, इसमें n को 1 रखिए तो वो कैलकुलेशन आपको क्या, n को 1 रखने पे, एक मिनट, यहाँ पे n को 0 रखना है, ठीक है। पहला n कहां से स्टार्ट है, 0 से, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूले में n को 0 रखते हैं, n इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू y1 डैश, इस डिफरेंस को समझिएगा, वहां पे n 1 रखने से y1 आया था ब्राइट में, है ना। और n 0 रखने से y0 हमने लिया था सेंटर वाली मैक्सिमा। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम n को 0 रख रहे हैं तो हमें पहली डार्क फ्रिंज मिल रही है, तो इस फॉर्मूले में n को 0 रखिए और पहली डार्क फ्रिंज की सेंटर O से डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू आपको निकल के मिल जाएगी। इसी तरह n को 1 रखेंगे तो y2 डैश, यानी दूसरी डार्क फ्रिंज की सेंटर से डिस्टेंस मिल जाएगी, ओके। इसी बात को यहाँ पे मैंने सेंटेंस में लिख करके आपको दिया है कि यहाँ पे भी n की वैल्यू 0 1 2 3 4 होंगी, और जैसे जैसे ये वैल्यूज हम रखते जाएंगे, जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया, तो हमें y की कौन कौन सी वैल्यू मिलती जाएंगी, लगातार ये वैल्यू मिलती चली जाएंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स ये y0 डैश नहीं लिखना है हमें, ठीक है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख गया है, तो y0 डैश आपको नहीं लिखना है, इसको हटा दीजिए दोनों जगह से। क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट डार्क फ्रिंज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दीज y वैल्यूज give distance of first dark fringe from center, second dark fringe from center and so on। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड डार्क फ्रिंज मिलती चली जाती है। इसी तरह ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी नीचे लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको यहाँ से समझ में आ गई कि हम जब फ्रिंजेस की डिस्टेंस निकालते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ओके। अब हम आते हैं, जब हमने क्या निकाल लिया, सेंटर से ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकाल लिया और डार्क फ्रिंज के डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है, ठीक। एग्जाम में अगर आपसे आता है सेंटर से nth डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस निकाल के बताइए, तो जो डेरिवेशन अभी तक डार्क फ्रिंज के लिए किया वो कर लेंगे। अगर एग्जाम में आता है nth ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से डिस्टेंस निकाल के बताइए,
तो जो फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया वहां तक कर लेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि फ्रिंज विड्थ क्या है उसको डिराइव करके दिखाइए, तो स्टार्टिंग से जितना किया वो तो करना ही करना है। अब आगे का डेरिवेशन जो करेंगे वो आपको फ्रिंज विड्थ देगा। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि फ्रिंज विड्थ होती क्या है। दो लगातार दीप्त फ्रिंज के केंद्रों के बीच की दूरी या दो लगातार अदीप्त फ्रिंज के केंद्रों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, दो लगातार दीप्त फ्रिंज या दो लगातार अदीप्त फ्रिंज के केंद्र के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये डार्क फ्रिंज है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, फिर डार्क है आपका, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है। ऐसे हमें डार्क ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। ठीक, अब फ्रिंज है तो उसकी कुछ चौड़ाई भी होगी, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो। ठीक है, यहाँ फ्रेंड्स नोट कर लीजिए कि डार्क फ्रिंज की जितनी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई ब्राइट फ्रिंज की भी होती है, यानी दोनों की बराबर चौड़ाई होती है। सेंटर पर जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी भी चौड़ाई उतनी ही होती है, यानी किसी भी फ्रिंज की चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आता। जब हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई की, जिसे हिंदी में लिखते हो, है ना, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई के हैं तो अलग बात है, ब्राइट फ्रिंज की कहें तो अलग बात है। लेकिन जब हम कह रहे हैं फ्रिंज की चौड़ाई, तो एक फ्रिंज की चौड़ाई, एक फ्रिंज विड्थ में एक डार्क फ्रिंज की चौड़ाई, है ना, एक फ्रिंज की चौड़ाई में एक डार्क फ्रिंज की चौड़ाई प्लस एक ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई मिली होती है। यानी डार्क फ्रिंज की चौड़ाई जितनी है उतनी ही ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई है ना, जितनी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई उतनी ही अदीप्त फ्रिंज की भी चौड़ाई है। लेकिन जब फ्रिंज की चौड़ाई कहेंगे तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई या अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक डार्क और एक ब्राइट मिल जाते हैं, जितनी ये है उतनी ही ये है, और इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो एक फ्रिंज की चौड़ाई बनती है। ठीक, अब इसको निकालने का तरीका हम क्या करें? निकालने के लिए देखिए हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, हम यहाँ फ्रिंज डार्क ले या ब्राइट ले, कुछ ना कुछ चौड़ाई है। तो अगर हम कहें, मान लीजिए ये हमारा स्क्रीन है ना, अगर हम कह रहे हैं ये हमारा स्क्रीन है और इस स्क्रीन का यहाँ कहीं वो सेंटर ओ जो हम कह रहे थे वो है। ठीक है, सेंटर ए से हमने मान लीजिए ये हमारा nth ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है, तो सेंटर से nth ब्राइट फ्रिंज तक की जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये ब्राइट फ्रिंज के सेंटर तक ही जाएगा। देखिए यहां तक है ना, यानी आधी ब्राइट फ्रिंज इधर है, आधी ब्राइट फ्रिंज इधर है। ठीक है, तो अगर हम इसको जो y डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला था, हम nth ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो yn यानी सेंटर से nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस हमारी n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक, अब अगर इससे एक फ्रिंज आगे तक हम जाएं, यानी स्क्रीन के सेंटर से अगली जो इसकी लगातार जो कंटिन्यूएशन में जो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो हमें मिल रही है, हम उसकी बात करें तो ये सेंटर से, देखिए ये ऐसे आ रहा है ना, यानी सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस जो n के बाद अगली ब्राइट फ्रिंज है उसकी सेंटर से डिस्टेंस देगी। तो n के बाद अगली ब्राइट फ्रिंज अगर हमें लिखनी है तो हम उसे n+1 कह दें। n के बाद अगली ब्राइट फ्रिंज तो n+1, क्योंकि ये फॉर्मूला तो सिर्फ ब्राइट फ्रिंज के लिए है। बीच में डार्क फ्रिंज आ रही है लेकिन हमें डार्क फ्रिंज की नहीं, हम सिर्फ ब्राइट फ्रिंज की भी बात कर रहे हैं। तो n के बाद अगली ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस सेंटर से कितनी आएगी? yn+1। ठीक है, तो ये कितना फॉर्मूला देगा? इस फॉर्मूले में n की जगह n+1 लिख देंगे, यानी n+1 इंटू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक, अब आप खुद देखिए कि nth ब्राइट फ्रिंज और n+1th ब्राइट फ्रिंज के बीच की अगर हम डिस्टेंस निकालें, यानी yn+1 में से yn को माइनस कर दें। ठीक है, हमें क्या करना है? yn+1 माइनस yn करना है, यानी n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसको आप सॉल्व करिए तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d प्लस लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो पहले n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d से ये वाला कैंसिल होगा, यानी बचेगा क्या? सिर्फ लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d।
ठीक, वो क्या हुआ, nth ब्राइट फ्रिंज से n+1th ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस हो गई। ओके, अच्छा इसमें शामिल क्या हुआ, एक डार्क फ्रिंज की चौड़ाई आई, आधी ब्राइट फ्रिंज इधर और आधी ब्राइट फ्रिंज इधर, है ना, यानी एक आधी आधी मिला के एक ब्राइट फ्रिंज और एक डार्क फ्रिंज, एक ब्राइट और एक डार्क मिलकर के क्या बनाता है, बनाता है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई। तो ये जो आया ये क्या होगा, फ्रिंज की चौड़ाई हो गई, जिसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यही देखिए डेफिनेशन हम लोगों ने अभी जब यहाँ पे लिया था तो डेफिनेशन में भी यही बात तो कही गई थी, दो लगातार दीप्त फ्रिंज, है ना, दो लगातार दीप्त फ्रिंजों के केंद्र के बीच की दूरी। अब केंद्र जो हम यही बात बोल रहे थे आपको, देखिए बीच में लाइन खींची ना, ये फ्रिंज के केंद्र से दूरी ली है, फ्रिंज के केंद्र से, पर्दे के केंद्र नहीं, ये है पर्दे का केंद्र। ठीक है, ये है दीप्त फ्रिंज के सेंटर की, तो दो लगातार दीप्त फ्रिंज का सेंटर, यानी nth दीप्त फ्रिंज के सेंटर से n+1th दीप्त फ्रिंज के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो होगी फ्रिंज विड्थ। क्लियर, ये पार्ट हो गया। या दूसरा बात हम क्या कह रहे हैं, या फिर एक अदीप्त फ्रिंज के सेंटर से दूसरे लगातार वाले यानी निरंतर वाले जो कंटिन्यूएशन में है अदीप्त फ्रिंज तक की डिस्टेंस को हम निकाल लें तो वो क्या हो जाएगी, ये भी आपको एक फ्रिंज विड्थ दे देगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए एक ये ब्राइट फ्रिंज होगा, आधा डार्क और आधा डार्क, एक डार्क, यानी एक डार्क और एक ब्राइट यहाँ पे भी मिलेगा और एक डार्क और एक ब्राइट की चौड़ाई यहाँ पे भी मिलेगी, तो दोनों से एक समान हमें मिलनी चाहिए वैल्यू, यानी फ्रिंज विड्थ एक समान आनी चाहिए। तो ब्राइट से तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसी चीज को अगर आप डार्क फ्रिंज के बेस पर निकालना चाहें, है ना, तो हम कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। ये भी जैसे हमने ब्राइट का निकाला, बस वही चीज हमें डार्क के लिए करना है फॉर्मूला यूज करके। कैसे करेंगे हम डार्क के लिए, देखिए बस झट से कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दें जिससे यहीं पर आप आसानी से समझ सकें कि कैसे हमें निकालना है डार्क फ्रिंज को यूज करके फ्रिंज विड्थ। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमने जो ब्राइट में किया था, मतलब ये मान लीजिए हमारी स्क्रीन ऐसे है, ठीक है, यहां पर सेंटर ऑफ द स्क्रीन O है, सेंटर ऑफ स्क्रीन से मान लीजिए ये वाली हमारी है nth डार्क फ्रिंज, n नंबर की डार्क फ्रिंज है, और इस डिस्टेंस को आप मान लीजिए हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं yn डैश, है ना, तो yn डैश को मान लीजिए हम जो फॉर्मूला हम ले रहे थे उससे आपने इसको क्या लिखा, जो वैल्यू आई थी डार्क फ्रिंज के लिए 2n+1 लैम्डा कैपिटल D बाय 2D, है ना, 2n+1 ब्रैकेट में इंटू लैम्डा कैपिटल D बाय 2D। ठीक, अब इससे नेक्स्ट वाली जो जस्ट इसके बाद वाली है वो डार्क फ्रिंज ये है, उसके सेंटर, डार्क फ्रिंज का सेंटर, क्योंकि फ्रिंज की कुछ कुछ चौड़ाई है ना, उसके जस्ट सेंटर तक की डिस्टेंस को स्क्रीन के सेंटर यानी पर्दे के सेंटर से देखें, तो जब इसको निकालेंगे तो इसको हम अगर कह रहे हैं yn+1 डैश, यानी इसी फॉर्मूले में n की जगह हमें क्या रखना होगा, n की जगह हमें रखना होगा n+1। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले में हमें n की जगह क्या रखना होगा, n+1 रखना पड़ेगा, तो n+1 रख करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, या आप उससे जस्ट एक पहले भी जाकर के निकाल सकते हैं, जैसा आप चाहें आप वैसा। आप yn+1 में से yn को माइनस कर दीजिए, या फिर आप yn में से माइनस करिए yn-1 को। ठीक है, दोनों एक ही बात है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। चलिए हम इसको हम yn-1 के बेस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, हम फ्रिंज इससे जस्ट एक पहले वाला ले लें, है ना, मतलब हम ये वाला अगर लेके निकालें, ठीक, इसको लिया तो ये n नंबर की थी ना, उससे जस्ट एक पहले अगर हम जाएंगे तो इसे yn-1 डैश ही तो आप बोलेंगे। ओके, अब इस फॉर्मूले में n की जगह n-1 हम लिख देंगे तो ये डिस्टेंस आ जानी चाहिए, तो 2n+1 था ना, n की जगह n-1, तो 2n-1 बंद किया ब्रैकेट
तो 2n+1 था, अब +1 लगाएंगे। ओके, और इस सिर्फ n की जगह n-1 रखा और ये ब्रैकेट बंद कर लिया, इंटू लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D, ये आ गया। अब फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या है, दो लगातार जो डार्क फ्रिंजेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस है ना, तो ये यहां तक की डिस्टेंस में से यहां तक की ये डिस्टेंस हम माइनस कर दें। ठीक, ये पूरी डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दें, यानी अब हम yn डैश माइनस yn-1 डैश ये माइनस करें, तो yn आपका क्या आया था, 2n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D। इसमें से माइनस किसको करना है, 2n-1 + 1 इंटू लैम्डा कैपिटल D बाय 2D। बस इसको ओपन करिए, सॉल्व करिए, देखिए रिजल्ट बहुत आसान है। इसको अगर इसमें भी डाउट है फ्रेंड्स तो इसको लिखिएगा, क्योंकि सिर्फ आपको ब्रैकेट ओपन करना है। जैसे ही ब्रैकेट आप ओपन करते हैं आपको रिजल्ट मिल जाता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो अब जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी, दोनों डेफिनेशन आपने यहाँ पे देख ली है ना। दो लगातार दीप्त फ्रिंजों के केंद्र के बीच की दूरी या दो लगातार अदीप्त फ्रिंजों के केंद्रों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। ठीक, अच्छा, फ्रिंज की चौड़ाई में एक दीप्त फ्रिंज और एक अदीप्त फ्रिंज, एक ब्राइट फ्रिंज और एक डार्क फ्रिंज शामिल था, यानी एक दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई किसके बराबर है, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर है। एक डार्क फ्रिंज की जो चौड़ाई है, विड्थ है, इज इक्वल टू एक ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है। लेकिन ये दोनों फ्रिंज विड्थ के हाफ है, क्योंकि फ्रिंज विड्थ में, फ्रिंज की चौड़ाई में एक डार्क प्लस एक ब्राइट दोनों शामिल हैं। ओके, जितनी डार्क की चौड़ाई है उतनी ही ब्राइट की है। ठीक, लेकिन फ्रिंज विड्थ में एक डार्क प्लस एक ब्राइट है, यानी फ्रिंज विड्थ का हाफ होती है डार्क फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ का हाफ होती है ब्राइट फ्रिंज की भी चौड़ाई। ठीक, अब इसी चीज को इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस or the distance between the centers of two consecutive dark fringes is called the fringe width and it is denoted by बीटा। ठीक है, जो अभी हमने कैलकुलेशन आपको सिखाया था फ्रिंज विड्थ कैसे निकालना है, तो जैसे डायग्राम हमने अभी सिखाया था ना, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंजेस ड्रॉ करके, आप वो डायग्राम बनाइए साथ में और फिर ये लिख दीजिए। ये हमारा ब्राइट फ्रिंज के बेस पर हमने निकाला फ्रिंज की चौड़ाई बीटा, देखिए उतनी ही आई। ये डार्क फ्रिंज के बेस पे निकाला फ्रिंज की चौड़ाई बीटा, उतनी ही आई। तो हम चाहे डार्क फ्रिंज को लेकर के निकालें या ब्राइट फ्रिंज को निकालें, वो चौड़ाई उतनी ही निकल करके आ जाती है। अब इसके बेस पर कुछ कंक्लूजन जो आप याद रखेंगे और हर जगह आप यूज भी करते रहे, अब इससे पहले के भी वीडियोज में यूज किया है और आगे भी आप यूज करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या है वो कंक्लूजन, और इससे पहले हम आपको कह दें फ्रेंड्स कि यही सेम मैटर का वीडियो एक ओल्ड वीडियो भी है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से कुछ आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ और अच्छे तरीके से ये वीडियो हम आपको दे रहे हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस ओल्ड वीडियो का भी लिंक दे दूंगी, आपको जरूरत पड़े तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो आज जो हम लोगों ने देखा फ्रिंज विड्थ निकालने में और सेंटर से डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस निकालने में और सेंटर से ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकालने में, यानी पर्दे के केंद्र से दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालने में या पर्दे के केंद्र से अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालने में, जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हमें याद ही रहने चाहिए। और वो क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ बीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। बीटा जो हम लोगों ने निकाला फ्रिंज विड्थ, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये आया। ठीक है, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट यूज किया मोनोक्रोमेटिक, उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। कैपिटल D यानी स्क्रीन की लाइट सोर्स की प्लेन से डिस्टेंस कैपिटल D पर डिपेंड करता है। स्मॉल d यानी S1 और S2 जो दो सोर्सेज हैं उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता, लेकिन n पर डिपेंड नहीं करता। हम कौन से नंबर की ब्राइट फ्रिंज ले रहे हैं, कौन से नंबर की डार्क फ्रिंज ले रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बीटा का जो व्यंजक है वो n से स्वतंत्र है, n पर डिपेंड नहीं करता। अतः सभी फ्रिंज समान चौड़ाई की है। ये बात क्या शो करता है कि हम चाहे n इज इक्वल टू 0 से शुरू करें या हम किसी भी n नंबर तक चले जाएं, फ्रिंज की चौड़ाई समान है। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ओके, एज बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये है ना। इसका मतलब फ्रिंज विड्थ फॉर द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, अगर छोटी तरंग दैर्घ्य की लाइट है यानी लैम्डा छोटा है
तो फ्रिंज की चौड़ाई भी कम हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए बीटा की वैल्यू कम आएगी। लेकिन अगर फ्रिंज की जो वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रिंज की जो लाइट हमने यूज किया है, लाइट की वेवलेंथ अगर ज्यादा है, बड़ी वेवलेंथ की लाइट है, तो उसके लिए फ्रिंज की चौड़ाई भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यानी फ्रिंज विड्थ डिपेंड करता है किस कलर की लाइट है। और इसी बात पर अभी हम लोगों ने मोनोक्रोमेटिक सोर्स की बात की है। अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं लेते हैं तो इसी बात पर डिपेंड करता है कि स्क्रीन पर हमें किस तरीके का पैटर्न मिलेगा, है ना। वहां पे आपको कुछ कलर्ड, आपको डार्क ब्राइट फ्रिंजेस नहीं मिलती, आपको कुछ कलर्ड पैटर्न मिलता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि अलग अलग कलर का जो पैटर्न है डार्क ब्राइट का, वो अपना एक एक पैटर्न बनाएगा। और चूंकि कई सारी वेवलेंथ होंगी लाइट की, अगर बहुत सारा मिक्सचर है वेवलेंथ का, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, तो हर वेवलेंथ का एक अपना पैटर्न बनेगा और सारे पैटर्न स्क्रीन पर ओवरलैप होंगे। तो किसी एक पैटर्न का डार्क ब्राइट फ्रिंज ना बन के हमें बहुत सारे उसमें कलर्ड जो है पट्टियां दिखाई पड़ने लगती हैं। ठीक है ना। तो दूसरी चीज क्या है, जो और किन चीजों पे, बीटा कैपिटल डी और स्मॉल डी पर डिपेंड करता है। क्या है कैपिटल डी, क्या है स्मॉल डी, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब कैपिटल डी अगर बड़ा है तो बीटा बड़ा होगा, स्मॉल डी बड़ा है तो बीटा छोटा होगा, है ना। इसीलिए हम लोग कंडीशन क्या लगाते हैं, कैपिटल डी को बड़ा करते हैं और स्मॉल डी को छोटा करते हैं जितना हो सकता है उतना, जिससे बीटा यानी फ्रिंज की चौड़ाई आपको सफिशिएंट मिल सके। यानी स्मॉल डी को छोटा होना चाहिए, कैपिटल डी को बड़ा होना चाहिए। जितना हो सके उतना आपको ये ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा डायग्राम बना के आप जब कैलकुलेशन दिखाएंगे बीटा का, तब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस में हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।